नमस्कार। अ, हम जो है एंडोक्राइन सिस्टम पे पहले बात कर रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम हम बता चुके थे क्या होता है। उसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम जो है थायराइड ग्लैंड पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है कहाँ पर स्थित है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे जो नेक वाला जो एरिया है, हमारी जो गर्दन वाला एरिया है, यहाँ स्थित है। और गर्दन में भी कहाँ, तो आप देखेंगे कि जब हमारा जो गर्दन को अगर हम देखेंगे अंदर से, तो इसमें दो नलियां निकलती हैं। एक तो भोजन की नली, एक सांस की नली। तो सांस की नली जो है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको कहा जाता है लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स के जस्ट नीचे जो है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलता है हमको। बाइलोब्ड का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ, यानी कि बीच में जो नली है, सांस की नली है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के एक तरफ एक पलड़ा इसका और दूसरा पलड़ा जो है दूसरी साइड। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का। और बिलो टू जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे स्थित है। इसकी जो विशेषता ये है कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। और बाइलोब्ड है, यानी कि है तो एक ही लेकिन दोनों साइड जो है ट्रैकिया की स्थित है। तो ये हुई इसमें बेसिक सी बातें। इसका जो वजन है ये लगभग 300 से 400 ग्राम है। 300 से 400 ग्राम है। लड़कियों में इसका साइज थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों में इस ग्लैंड का जो है ज़्यादा यूज भी होता है। जब वो डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये, अगर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर अगर हम जनरली देखें तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि एच शेप्ड स्ट्रक्चर कौन सी ग्लैंड का है। तो एच यानी इंग्लिश का जो एच अक्षर है उसकी तरह संरचना इसकी मानी गई है। और इसका एक रफ डायग्राम आप देखेंगे तो ये वाला डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। बीच वाला जो एरिया इस टाइप की लगभग संरचना होती है, इस टाइप की। तो ये वाला जो एरिया है इसको इस्थमस कहा जाता है। ये जो बीच वाला यानी जो आपस में जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं इस्थमस। और एक लोब ये हो गई, दूसरी लोब ये हो गई। तो ये जो दोनों लोब्स पे क्या होता है, दोनों लोब से अंदर जो है छोटी छोटी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती। इन सेल्स का नाम बोला जाता है फॉलिकल सेल्स। छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को फॉलिकल कोशिकाएं बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि फॉलिकल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो वो थायराइड कोशिकाओं में पाई जाती हैं, थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं। ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये थायराइड, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन जिसको T3 और T4 नाम से हम जानते हैं, उनका निर्माण ये कोशिकाएं ही करती हैं, फॉलिकल कोशिकाएं। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है उसका निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो उसका निर्माण जो है फॉलिकल कोशिकाएं करती हैं। फॉलिकल जो कोशिकाएं हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो कि थायराइड में स्थित है। ठीक है। तो और इन जो जो ये फॉलिकल सेल्स हैं इनके बीच में छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं टायरोग्लोबिन प्रोटीन। ये एक टाइप का प्रोटीन है जिसका नाम जो है टायरोग्लोबिन है। टायरोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है जो कि क्या करती है, थायरोक्सिन का थायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हमने पढ़े थे। 20 प्रकार के अमाइनो एसिड में एक जो अमाइनो एसिड है उसका नाम है थायरोसिन। तो ये थायरोसिन जो है, ये थायरोसिन नाम का जो अमीनो एसिड है ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करके जो T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी बात है, थायराइड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये हमारे गले में यानी कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके नीचे स्थित है। ये 300 से 400 ग्राम लगभग इसका वेट है। ये बाइलोब्ड है, यानी कि इसके दो पलड़े हैं, एक दाई साइड एक बाई साइड गले में। और इसके अंदर जो कोशिकाएं, जो थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि है इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको फॉलिकल कोशिकाएं बोलते हैं। इन फॉलिकल कोशिकाओं के बीच में जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर हैं इनको जो है थायरोग्लोबिन प्रोटीन नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि सारे प्रोटीन्स का निर्माण जो है अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो एक प्रकार का अमाइनो एसिड जिसका नाम जो है थायरोसिन है। थायरोसिन नाम का जो अमाइनो एसिड है जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है, जिसको हम T3 और T4 में आगे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो ये T3 और T4 यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि जो
थायरोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, वो निर्माण करता है किस चीज का, थायरोसिन नाम के एमाइनो एसिड का। और ब्लड से जो जो आयोडीन हम लेते हैं बाई फूड, उसके साथ रिएक्शन करके ये जो है थायरोक्सिन नाम के हार्मोन का निर्माण करता है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक T3 और एक T4। T3 जो है वो है ट्राई आइडोथायरोसिन, ट्राई आइडोथायरोसिन, क्योंकि हम इसको T3 का मतलब है जिसमें 3 मॉलिक्यूल हों किसके, तो ये होता है ट्राई आइडोथायरोसिन। और जो T4 होता है उसमें T4 का मतलब होता है टेट्रा, जिसमें 4 मॉलिक्यूल हों, तो टेट्रा आइडोथायरोसिन। तो थायरोसिन जो हार्मोन है, जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो है ट्राई आइडोथायरोसिन और टेट्रा आइडोथायरोसिन नाम के दो हार्मोन निकालता है। अब हम देखते हैं इनके क्या फंक्शन है, क्या यूज है इसका। जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो T3 और T4 हार्मोन है, इसका क्या यूज है बॉडी के अंदर है। तो इसका जो फंक्शन है, सबसे पहला है ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी है, वो सारी रिएक्शन जो जिनसे जो है एनर्जी का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होता है, उसमें श्वसन आता है, डाइजेशन आता है, ऑक्सीडेशन आता है, जितनी भी प्रकार की रिएक्शन, यानी कि हम ग्लूकोज लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों का रिएक्शन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट करके और एनर्जी यानी एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। 3-4 प्रकार की साइकिल चलती हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है। इन साइकिल के माध्यम से जो है प्रत्येक कोशिका अपने लिए जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, T3 और T4 हार्मोन। इसके बाद ये वाटर बैलेंसिंग का काम करता है, हमारे शरीर में कितने वाटर की आवश्यकता है और कितनी नहीं है, उस वाटर बैलेंसिंग का काम जो है ये भी थायरोक्सिन हार्मोन करता है। अगला है रेगुलेट बीएमआर। बीएमआर को जो है ये रेगुलेट करता है, यानी कि न तो उसको कम होने देगा न ज़्यादा होने देगा, जितने की आवश्यकता होगी शरीर में उसको जो है मेंटेन बनाए रखेगा। अब बीएमआर होता क्या है, बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है ये समझ लें। बीएमआर की जो फुल फॉर्म है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती क्या है, ये है रेट ऑफ O2 कंजप्शन बाय सेल्स, यानी कि कोशिका के द्वारा जितना ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है, उस ऑक्सीजन जितनी ऑक्सीजन को एक कोशिका एब्जॉर्ब कर पाती, उस कोशिका का बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा समझा जाता है। यानी कि रेट ऑफ O2 कंजप्शन बाय सेल्स, कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन के कंजप्शन का जो रेट है, जो दर है, उसको हम क्या कहते हैं, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये 3 काम इसके होते हैं, एक तो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज करना, दूसरा होता है वाटर को बैलेंस करना, और तीसरा होता है रेगुलेशन ऑफ बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि O2 की कंजप्शन को जो रेगुलेट कर, प्रत्येक सेल के द्वारा जो कितनी ऑक्सीजन किस सेल को चाहिए ये निर्धारण करना है इसका काम। तो एक तो हार्मोन हमने पढ़ा थायरोक्सिन, जो कि T3 और T4 से हम जानते हैं। अगला हार्मोन जो उसका दूसरा हार्मोन है, आप ये समझ लीजिए 98% जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। और 2% एक और हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन नाम से ही हमें समझ में आ रहा है ये कैल्शियम ट्रांसफर करता है। ये कैल्शियम यानी कि हमने जो बाई फूड जो हमने लिया कैल्शियम, मिल्क के द्वारा या किसी भी और फूड मटेरियल के द्वारा जो कैल्शियम हमने लिया वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आ जाता है। और जो एक्सेस कैल्शियम हमारे ब्लड में हो जाता है, यानी कैल्शियम जो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो, उसको उठा कर ये किसको देता है, बोन्स को देता है, हमारी टीथ्स को देता है, हमारे नेल्स को देता है, जिससे जो है इन सब का निर्माण होता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो यूज है वो कैल्शियम को ट्रांसफर करना है फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, यानी कि ब्लड से कैल्शियम को उठाकर वो बोन्स को देता है। तो ये काम हो गया कैल्सिटोनिन का। तो सिंपल सी बात है, थायरोक्सिन ये जो थायराइड ग्रंथि है हमारे गले में स्थित है, ये एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। सिर्फ 2 हार्मोन, एक थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन जो है T3 T4 हम बोलते हैं। T3 का मतलब है ट्राई आइडोथायरोसिन और T4 का मतलब है टेट्रा आइडोथायरोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये 3 प्रकार के फंक्शन मैंने बताया। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम को पहुंचाता है उसकी सही जगह पे जहां पर उसका यूज है। तो ये हो गया थायराइड ग्रंथि। अब इसमें हम देखेंगे योग का किस तरीके से हम उपयोग करें, योग कौन कौन से ऐसी प्रक्रिया हम योग में करें। तो इस पे वैसे हम प्रैक्टिस के द्वारा जो है अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसका मोटा मोटा समझ जाते हैं। हमने इसमें 2-3 चीज़ें पढ़ी। एक तो हमारी जो है गले में स्थित है, तो गले में जितने भी ऐसे मूवमेंट या जितने भी अपने ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी गले की मसाज करती हैं, वो सारी जो है इसमें यूज होंगी। यानी कि नेक मूवमेंट जो है, लेफ्ट राइट अप डाउन और रोटेशन, ये सारी जो है इसमें काम आएंगी। इसके अलावा जो
भुजंगासन, सर्पासन, ये सारे आसन जिनमें हम गर्दन को पीछे करते हैं, मत्स्यासन, वो यानी कि वो सारे आसन जिनके द्वारा जो है हमारे गले पे इफेक्ट आता है, प्रभाव पड़ता है, वो सारे आसन जो है थायराइड ग्रंथि की मसाज के लिए और उसके सही फंक्शनिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, और लगातार इनकी प्रैक्टिस से जो है थायरोक्सिन का सही से सिक्रेशन हो पाएगा। दूसरा जो है जो वेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन को हमें सेल्स तक पहुंचाना, उसके लिए किसी भी प्रकार का प्राणायाम, किसी भी प्रकार का प्राणायाम, जो 10 प्रकार के प्राणायाम हठ योग में है या 4 प्रकार के प्राणायाम जो पतंजलि योग सूत्र में है, इनमें से जो भी प्राणायाम आपको सुलभ हो, जो आप इजीली कर सकते हैं और सही से कर सकते हैं, उस प्राणायाम से जो है ये O2 आपका काम है शरीर तक O2 ऑक्सीजन को मैक्सिमम पहुंचाना। और उसके बाद कोशिकाओं पे ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि जितने अच्छे से काम करेगी उतना ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होगा, यानी कि हम फेफड़ों तक तो हम पहुंचा देंगे, उसके बाद उसको जो है प्रत्येक कोशिका तक जितनी उसको चाहिए उतनी अमाउंट में पहुंचाना जो है थायराइड ग्रंथि का काम है। और वो थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, हमारी जितनी भी हम योगिक एक्सरसाइज करेंगे उनसे उस पर बेनिफिट होगा। तो ये विशेष प्रकार के हैं। ये थायरोक्सिन यानी थायराइड ग्रंथि पे हमने बात करी। इसके बाद अब पैराथायराइड ग्रंथि हम पढ़ेंगे, और फिर इसमें होने वाली जो डिजीजेज हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, और उसके बाद फिर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल जिसमें हो। तब तक के लिए थैंक यू।